नमस्कार विद्यार्थियों, हमें जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना वाले लेसन में आज तीसरा बिंदु पढ़ेंगे, जनसंख्या संगठन, जिसका तात्पर्य है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन, यानी कि गांव और नगर में निवास करने वाली जनसंख्या का लेखा जोखा। आज विश्व की लगभग 714 करोड़ जो जनसंख्या है, उसका लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और लगभग आधा हिस्सा नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। गांव और नगर में निवास के आधार पर जनसंख्या का प्रारूप किस प्रकार का है, कौन से देश, कौन से क्षेत्र नगरीय जनसंख्या में अग्रणी हैं एवं कौन से क्षेत्र ग्रामीण जनसंख्या में अग्रणी हैं, इसकी जानकारी आज हम इस बिंदु के तहत प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि ग्रामीण जनसंख्या तो कौन सी है एवं नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। विभेद कैसे करें हम ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का विभेद किस आधार पर करें। अलग अलग देशों के अंतर्गत मापदंड भिन्न भिन्न हैं ग्रामीण जनसंख्या के एवं नगरीय जनसंख्या के विभेद के, लेकिन विश्व जनसंख्या संगठन या ब्यूरो के तहत जिन तीन चीज़ों को आधार बनाया गया है सभी देशों के अंतर्गत, उनको मानते हुए और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का भेद किया जा रहा है। ये मापदंड, ये आधार कौन कौन से हैं, इनका हम विवरण लेते हैं, इनकी हम जानकारी लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कौन सी है और नगरीय जनसंख्या कौन सी है। एक और अगर हम ग्रामीण जनसंख्या का मापदंड तय करते हैं तो उसका विपरीत हो जाएगा नगरीय जनसंख्या, या हम नगरीय जनसंख्या का मापदंड तय कर लें तो उसके विपरीत होगा ग्रामीण जनसंख्या। ये तीन आधार, एक है जनसंख्या का आकार, दूसरा है कार्यशील जनसंख्या का संलग्नता, तीसरा जो जनसंख्या से ही जुड़ा हुआ है प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व, और चौथा है वहां पर कार्यरत संस्था या प्रशासनिक इकाई। ये चार ऐसे मुख्य मापदंड हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। पहला, जनसंख्या आकार। जनसंख्या का आकार से तात्पर्य है कि एक ग्रामीण परिवेश के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए और उससे अगर अधिक जनसंख्या का समूह बन जाता है तो उसे नगरीय जनसंख्या में शामिल किया जाता है। ये मापदंड हर एक राष्ट्र में एक जैसे नहीं है। बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र जो हैं उनमें जनसंख्या का आकार भी बड़ा होता है मापदंड के लिए, जबकि जनसंख्या में जो छोटे राष्ट्र हैं उनमें जनसंख्या का आकार भी उतना ही छोटा होता है। लेकिन एक औसतन रूप के अंतर्गत
अगर हम बात करते हैं जनसंख्या का आकार ग्रामीण परिवेश के लिए 5000 तक, कुल जनसंख्या 5000 या इससे कम है तो उस क्षेत्र विशेष को ग्रामीण परिवेश में शामिल करते हैं, जबकि 5000 से अगर ज़्यादा है तो उसे नगरीय परिवेश में शामिल किया गया है। एक मापदंड तो ये रहा। दूसरा मापदंड है कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता। जनसंख्या भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में नियोजित होती है या काम करती है। आर्थिक क्षेत्रों को काम के आधार पर मुख्यतः 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का 75% भाग, 75% जनसंख्या ये प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होती है या प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार पाती है। ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, या यूं कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के 75% लोग प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य है कृषि, पशुपालन, मजदूरी, खनन, निर्माण कार्य। इसके साथ में ही जो स्थानीय स्तर के मत्स्य पालन की बात करें, मछली पकड़ने से संबंधित है ये। इसके साथ में लकड़ी काटने का है, भोजन संग्रहण करने का कार्य है जंगलों से। ये सारे प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हैं। तो 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से लगी हुई, और जिसका बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की होती है। जबकि नगरीय जनसंख्या का आधार 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक, गैर प्राथमिक से तात्पर्य हो गया द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में ये रोजगार पाते हैं। तो दूसरा आधार ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का ये होता है। तीसरा आधार कार्यरत प्रशासनिक इकाई। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए जो प्रशासनिक इकाई के रूप में वहाँ जो कार्य करती है वो होती हैं ग्राम पंचायतें। जबकि नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत नगर निकाय होते हैं, जिसके अंतर्गत नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है। तो नगर निकाय या छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति, ये प्रशासनिक इकाई के रूप में या ग्रामीण विकास के लिए या शहरी विकास के लिए कार्यरत संस्थाएं होती हैं। ये चौथा जो वर्गीकरण किया गया है, जनसंख्या घनत्व को आधार माना गया है, लेकिन ये आधार भी कुल जनसंख्या के आकार की तरह घटता बढ़ता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम होता है
जबकि नगरीय क्षेत्रों में 400 से अधिक होता है। इस आधार पर हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का विभेदन करते हैं, अंतर करते हैं। मुख्यतः जो है विश्व में इसको आधार बनाया गया है और प्रशासनिक इकाई को। जनसंख्या का आकार और जनसंख्या घनत्व तो घटते बढ़ते रहते हैं, देशों में एक जैसे नहीं है, लेकिन कार्यशील जनसंख्या जो है वो मुख्य आधार मानी गई है। तो इसके आधार पर विश्व की जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार पर विभेदन किया गया है। यहाँ विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है और कितनी प्रतिशत नगरीय है? 2004 के आंकड़ों की अगर हम गणना करते हैं तो 38% जनसंख्या नगरीय थी और 62% जनसंख्या ग्रामीण थी। 2015 में ये बढ़कर के 48%, ग्रामीण जनसंख्या 52%। वर्तमान समय के अंतर्गत ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग विश्व की 50% जनसंख्या नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के रूप में निवास कर रही है। ये आंकड़े जो हैं हर महाद्वीप में, हर देश में एक जैसे नहीं है, ये औसत है। अगर हम यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो वहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक है। वहाँ पर 75 से लेकर के और 80% जनसंख्या नगरों के अंतर्गत निवास कर रही है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर 40% से कम जनसंख्या नगरों की ओर निवास करती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप आता है, जिसमें 80% जनसंख्या नगरीय है। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या संगठन के आधार पर विश्व को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसका हम इसके वितरण के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। पहला 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या। इसके अंतर्गत विश्व का एक बड़ा हिस्सा आता है, लगभग संपूर्ण यूरोप, जिसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ये राष्ट्र अर्थात क्यों कह सकते हैं कि संपूर्ण यूरोप, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ये मुख्य राष्ट्र हैं जहां सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। दूसरा वर्गीकरण है 40 से 60% नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत ब्राजील, चीन, रूस,
दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र बांग्लादेश, श्रीलंका, जैसे मुख्य देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भाग आता है इसके अंदर 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देश। इसके अंतर्गत मुख्यतः भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप, ये ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, या यूं कह सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या का निम्न 3 बिंदु या तीन प्रकारों में इन्हें वर्गीकृत किया गया। 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय निवास करने वाले जो हैं, जिसमें संपूर्ण यूरोप आ गया, कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है। अर्थात यूं समझ सकते हैं कि विश्व के विकसित जो राष्ट्र हैं उनकी अधिकांश जनसंख्या है वो नगरीय है या नगरों में निवास करती है। दूसरी ओर जो विकासशील राष्ट्र हैं या अर्धविकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर 40 से 60% जनसंख्या नगरों के अंदर निवास करती है, जिसमें निम्न देश मुख्य हैं। तीसरा वर्गीकरण 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रीय देश, जिसके अंतर्गत भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भारत के जो उपमहाद्वीप के जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं वो हैं। इनके अलावा अफ्रीका महाद्वीप जो पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, इसके अधिकांश जो राष्ट्र हैं जो कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत कम निवास कर रहा है। इस आधार पर हमने जनसंख्या संगठन का, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन का अध्ययन किया। इसी कड़ी के अंतर्गत जो जनसंख्या संगठन में है साक्षरता जनसंख्या की एक गुणात्मक विशेषता होती है ये, जिसके अंतर्गत शिक्षा से जुड़े हुए लोगों की गणना की जाती है। साक्षर जनसंख्या विश्लेषण के आधार पर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भी भाषा को समझ सके, पढ़ सके, लिख सके और परिकलन कर सके, अर्थात वो गणना कर सके। अगर ऐसी विशेषता किसी व्यक्ति विशेष के अंदर होती है तो उसको हम साक्षर की श्रेणी में शामिल करते हैं। साक्षरता के आधार पर भी विश्व के अंतर्गत बहुत बड़ा अंतर है। जिस तरीके से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अंदर विश्व को हमने कई भागों में वर्गीकृत किया, ठीक उसी प्रकार से साक्षरता के आधार पर भी विश्व को एक तो 100% साक्षरता वाले राष्ट्र, आज हम विश्व में विकसित राष्ट्रों या यूं कहें कि विकास की जो सीढ़ी है वो साक्षरता से होकर के गुजरती है। आज जितने भी संपूर्ण साक्षरता वाले राष्ट्र हैं वो सभी विकसित देश हैं, क्योंकि साक्षरता व्यक्ति की गुणात्मक विशेषता, व्यक्ति को अवसर प्रदान करती है, या यूं कह सकते हैं कि मानव विकास का मुख्य आधार ही साक्षरता है। तो इस आधार पर साक्षरता भी जनसंख्या संगठन के अंतर्गत एक गुणात्मक विशेषता सम्मिलित है, साथ में ही मानव विकास का मुख्य आधार है। इसलिए शिक्षा का भी जनसंख्या संगठन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब साक्षरता किन चीज़ों पर प्रभावित होती है, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण सरकार की शिक्षा को बढ़ावा दी जाने वाली योजनाएं, कि ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश,
सरकार किस प्रकार की सरलतम योजनाएं बना करके और लोगों तक शिक्षा उपलब्ध करवाती है। इसके पीछे सरकार की योजनाएं होती हैं। दूसरा कारण होता है शिक्षा संगठन। सरकार योजनाएं तो बना दे, लेकिन वहाँ पर उनको क्रियान्वित करने के लिए कोई संगठन नहीं होते हैं, तो आम लोगों तक साक्षरता नहीं पहुँच पाती है। तीसरा है सामाजिक दृष्टिकोण, कि समाज के अंतर्गत जो लोग हैं या जनसंख्या है वो शिक्षा को कितना महत्व देती है, उसके कितना करीब पहुंचती है, कितना उसका फ़ायदा उठा पाती है। अगर वो इसका इम्पोर्टेंस या महत्व समझेंगे तो शिक्षा से जुड़ पाएंगे या आगे आने वाली पीढ़ी को जोड़ पाएंगे। चौथा कारण है आर्थिक संसाधन, कि अगर साक्षरता प्राप्त करना है, साक्षरता को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, शिक्षा संगठन हैं, उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक व्यवस्था, तो आज जिन राष्ट्रों के पास में धन की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा के जो विकल्प हैं वो आम आदमी तक बेहतरीन तरीके से पहुँच पाए हैं। दूसरी ओर पिछड़े हुए या भारत जैसे राष्ट्र हैं, दूर दराज वाले हैं, वहाँ पर सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुँच पा रही हैं, लोगों के पास में इतने संसाधन नहीं हैं कि वो दूर दराज तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त कर सकें। तो ऐसे इसके साक्षरता से जुड़े हुए कारक थे या कारण हैं जिन पर शिक्षा प्रभावित होती है या साक्षरता प्रभावित होती है। इसके बाद में हमारे अगले बिंदु आएंगे धार्मिक संगठन और श्रमजीवी संगठन। ये दो बिंदु बचे हैं, इनको हम अगले पीरियड में अगली क्लास में लेंगे।